प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकंड क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत प्रोफेसर जीएस घुरिये द्वारा दिया गया एक सिद्धांत अथवा अवधारणा कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन यानी जाति, वर्ग और व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जाति, वर्ग और व्यवसाय। ये आपके सेकंड प्रश्न पत्र के फर्स्ट यूनिट में आता है कि जहाँ तक पाठ्य परिदृश्य का और आपके क्षेत्रीय परिदृश्य का सवाल है तो उसमें एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस, मजूमदार, इन सब का अध्ययन आप कर चुके हैं। तो उसमें एक नाम और है जो प्रसिद्ध नाम है, प्रोफेसर जीएस घुरिये। तो जीएस घुरिये ने एक पुस्तक लिखी थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, या एक अवधारणा उन्होंने दी थी, अपने खुल के विचार प्रकट किए थे तीनों चीज़ों पर, जाति, वर्ग और व्यवसाय पर। तो जाति जो है वो भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, प्रमुख संस्था है। प्राचीन काल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन हमेशा रहा है और जाति व्यवस्था भारत में एक अनुपम और अनोखी व्यवस्था है। सामान्यतः भारत को जातियों और संप्रदायों की एक परंपरात्मक शरणस्थली माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है। जाति क्या है कि आपके जन्म से जिसकी पहचान होती है, मृत्यु पर्यंत तक जो चीज़ रहती है, एक सोशल स्टिग्मा के रूप में, एक सामाजिक पहचान के रूप में जाति जो है वो आजीवन हमारे साथ रहती है। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ के वातावरण में जाति घुली मिली हुई है। जाति शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई। उसका अर्थ होता है मत विभेद से लिया जाता है, जैसे विभेदीकरण या मत विभिन्नता। चार्ल्स कूली के शब्दों में देखें तो जाति को परिभाषित उन्होंने इस तरह किया, जब एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जे.एच. हटन ने परिभाषा दी जाति की। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक पूर्ण रूप से इकाइयों में विभाजित रहता है। जाति जो है एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात है, जन्म पर आधारित है, और जो अपने अपने सदस्यों के खान पान, रहन सहन, सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध और नियम लागू करती है। यानी आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये प्रतिबंध, ये नियम जो है जाति कठोरता से बनाती है, और उसको उस जाति के मानने वाले लोग, जो उस जाति के अंदर जिसका पर्टिकुलर जाति में जिसका जन्म हुआ है, तो उस जाति के द्वारा जो निर्धारित किए गए नियम जो है वो चाहे कितने कठोर क्यों न हो, उनको हम मानते हैं, मानने के लिए बाध्य हैं। प्रोफेसर जीएस घुरिये ने जब हिंदू समाज जाति के सामाजिक दर्शन के द्वारा शासित होता था और आधुनिक विचारधारा के अधिकारों और कर्तव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उस समय के अनुसार जाति की ये 6 प्रमुख विशेषताएं बताई थी घुरिये ने। पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन। घुरिये कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य है एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर के अपनी जाति तक सीमित होती है। इस प्रकार से जाति ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में, अनेक विभागों में बांट दिया है, छोटे छोटे खंडों में विभाजन कर रखा है। आज हालत ये है कि भारतवर्ष में 6000 के लगभग जातियां हैं, जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। एक समय था जब भारत में 4 वर्ण होते थे और उन 4 वर्णों से कालांतर में धीरे धीरे 4000 से ज़्यादा जातियां बन गई। दूसरा जो घुरिये ने बताया लक्षण या विशेषता, संस्तरण। समाज में सभी जातियों की स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें ऊंच नीच का क्रम अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। भोजन और सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम होते हैं जिसके सदस्य किसी जाति के यहाँ भोजन कर सकते हैं या पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, किसके हाथ से
कच्चा भोजन ले सकते हैं, किसके हाथ से कच्चा भोजन नहीं ले सकते हैं। ऐसे जो नियम होते हैं प्रत्येक जाति में होते हैं। चौथी विशेषता बताई घुरिये ने, नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं अथवा विशेषाधिकार। ऐसे नियम के अंतर्गत उच्च जातियों को सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते रहे हैं हमेशा से इतिहास में, और निम्न जातियों को कई प्रकार की नियोग्यताओं का, असमानताओं का, विषमताओं का, शोषण का, इनका सामना करना पड़ता है निम्न वर्ग की जातियों को। ये इतिहास के अंदर है। आज हालांकि स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन आज भी आपको एग्जाम्पल ऐसे या उदाहरण दिखाई दे जाते हैं, बहुत बार समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। तो निम्न जातियों को, खास करके वंचित वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार की नियोग्यताओं का, असमानताओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो बहुत से विशेषाधिकार का जो है अपना आनंद लेते हैं। पेशे के अप्रतिबंधित चयन का अभाव पांचवी विशेषता है। प्राय प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। अंतर्विवाह का नियम या विवाह पर नियंत्रण, ये छठी विशेषता बताई घुरिये ने। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति और उपजाति में विवाह करती है, यानी कास्ट इज एन एंडोगेमियस ग्रुप। इंडोगेमी का जो नियम है, अंतर्विवाह का जो नियम है, उसका कठोरता से पालन हिंदू समाज में जाति और उपजाति के अंतर्गत हम करते हैं। वेस्टरमार्क ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस, तो उसमें वेस्टरमार्क बताते हैं कि अंतर्विवाह का नियम जो है वो जाति व्यवस्था का प्रमुख सार तत्व है। जो अंतर्विवाह का नियम है वो जाति व्यवस्था का प्रमुख सार तत्व है। जाति जैसी जटिल और विचित्र व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई होगी, ऐसे भी सवाल उठने स्वाभाविक है। और इस बात को लेकर के बहुत से विद्वानों में बहुत से विचार पाए जाते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत उत्पत्ति का दिया गया है कि जाति कैसे पैदा हुई होगी, जाति से पहले कैसा स्वरूप था समाज का, और जाति कहाँ कहाँ से जाति की उत्पत्ति हुई। तो इस बारे में विद्वानों में मत विभिन्नता पाई जाती है। जाति सदैव परिवर्तनशील संस्था रही है, अतः इसकी उत्पत्ति जो है निश्चय पूर्वक उस उत्पत्ति के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। विदेशी विद्वानों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, स्वदेशी विद्वानों ने बताए हैं, कई भारतीय और विदेशी विद्वानों ने इसके उत्पत्ति के उद्भव के प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया है और अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। वर्तमान समय में जाति प्रथा को एक निरर्थक और हानिप्रद संस्था कहना एक फैशन बन गया है, लेकिन कोई भी संस्था हानिप्रद नहीं होती है। फैशन में आप कुछ कह लीजिए, भी कास्ट एक जो है, ये कास्ट सिस्टम है जो इंडिया के अंदर, ये इसकी कितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन कोई संस्था निरर्थक नहीं होती है। समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और राजनेताओं ने जाति की आलोचना करना आज का एक फैशन है, एक रिवाज हो गया है। किंतु जाति ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति के विवाह कहाँ पर होना है, व्यक्ति के वैवाहिक समूह की सदस्यता का निर्धारण करती है। जाति जो प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस पर निर्धारित है। जाति के अपने 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 अपनी जाति के नियम हैं। अपनी जाति की उन्नति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। जाति व्यक्ति को पहचान देती है जन्म से आजीवन तक। सामाजिक स्थिति उसके सोशल स्टेटस का निर्धारण करती है, उसके व्यवहारों को नियंत्रण स्थापित करते हैं, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक तरह से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जाति एक राजनीतिक इकाई भी है। वो प्रत्येक जाति का एक व्यवहारिक संगठन होता है। जाति के राजनीतिक पक्ष, जाति पंचायत आदि हैं, और दूसरे ये इसके एक व्यवहारिक रूप से एक संगठनात्मक रूप है जाति के। वर्तमान समय में पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति और औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकता के चलते जाति में अनेकों परिवर्तन हुए हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जातीय संस्तरण, भोजन, सामाजिक समागम, पेशे के चुनाव संबंधी कठोर नियमों में बदलाव आया है, और जाति के भीतर ही वर्ग पैदा होने लगे हैं। तो जाति के बाद जीएस घुरिये ने वर्ग के ऊपर
क्लास सिस्टम पर अपने विचार किए। आधुनिक समय में नवीन शिक्षा और प्रजातंत्री शासन व्यवस्था के प्रभाव ने भारत में भी पश्चिमी देशों की भांति वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया और अब धीरे धीरे जाति के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का विकास हो रहा है। वर्तमान समय में आज हमें प्रशासक वर्ग, कृषक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौकरशाही वर्ग, अनेकों वर्ग दिखाई देते हैं। वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है। क्लास इज यूनिवर्सल। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें वर्ग नहीं पाए जाते हों। आज के समाजों में तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक प्रमुख आधार है। क्लास इज मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नाउअडेज। आज के समाजों में इसको हम प्रमुख मानते हैं। सत्रीकरण का आधार खुला सत्रीकरण है, जाति की तरह बंद नहीं है। इसलिए कार्ल मार्क्स ये कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य एक वर्ग प्राणी है। कहते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं मनुष्य एक वर्ग प्राणी है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर जब समाज के समूह का निर्माण होता है तो वर्ग बनता है। अकबर ने परिभाषा दी, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान नागरिक स्थिति होती है। अनिवार्य रूप से सभी नागरिक समान स्थिति में, इक्वल स्टेटस, तो वर्ग कहलाता है। मैकाइवर और पेज ने परिभाषा दी है वर्ग की, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सकता है। मार्क्स ये कहते हैं कि जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कार्ल मार्क्स आर्थिक कारकों को ज्यादा महत्व देते थे। वही उत्पादन के साधन और संपत्ति के वितरण के साथ जिस प्रकार के रिलेशंस होंगे, उन संबंधों के संदर्भ में हम वर्ग व्यवस्था को देख सकते हैं। समान परिस्थिति यानी कि इक्वल स्टेटस, ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, मुक्त व्यवस्था, ओपन सिस्टम, क्लास कॉन्शियसनेस, जन्म का कम महत्व होना और अनेकों प्रकार के उपवर्ग होना, ये सामाजिक वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं जो समाजशास्त्र ने बताई। यानी प्रत्येक वर्ग का एक उपवर्ग होता है। वर्ग के प्रति व्यक्ति के अंदर चेतना होती है। वर्ग के साथ साथ उनके अंदर परस्पर निर्भरता होती है। उनकी भूमिका और परिस्थितियों का निर्धारण वर्ग के अनुसार होता है। एक वर्ग की सदस्यता जो है आप लेते हैं तो उस वर्ग में आपकी स्थिति समान होनी चाहिए, है ना। जन्म के अलावा और चीज़ों पर महत्व दिया जाता है और दूसरे जो कारक है, राजनीतिक कारक हैं, आर्थिक कारक, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर वर्ग बनते हैं। वर्ग बनाता है आदमी। तो वर्ग सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जीएस घुरिये लिखते हैं कि हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है तथा अन्य व्यवसाय करने पर उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती। कभी कुछ भी व्यवसाय करो आप, लेकिन वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय से और उससे प्राप्त होने वाले इनकम से होता है। जाति में जो है जन्म लेता है व्यक्ति जिस जाति में, कोई भी पेशा कर लीजिए आप, लेकिन जाति आपकी चेंज नहीं होगी। वे कहते हैं कि एक ही वर्ग के समय सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना लेते हैं जो संगठित होने पर स्थायी कार्य संचालन की समितियों के रूप में कार्य करते हैं। घुरिये ने वर्ग का जो महत्व, लक्षण, भूमिका और निर्णायक कारकों आदि का विवेचन जाति के संदर्भ में किया है, जाति के साथ तुलना की है जीएस घुरिये ने। वर्ग निर्माण का आधार क्या होता है? बेसिस ऑफ क्लास फॉर्मेशन, क्लास डिटर्मिनेशन। कुछ समाजशास्त्री जिनमें मार्क्स प्रमुख है वर्ग निर्धारण के आर्थिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु वर्ग केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं अपितु सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी निर्मित होते हैं। रॉबर्ट बिरस्टीड ने वर्ग विभाजन के
प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है। ऐसे आधार 7 बताए उन्होंने। संपत्ति, धन और आय, ये एक प्रमुख चीज है जिस पे वर्ग बनता है, प्रमुख कारक है। परिवार और नातेदारी दूसरा। तीसरा है निवास की स्थिति। शहर में तो है शहरी वर्ग होगा, ग्रामीण गांव में है तो ग्रामीण वर्ग होगा। निवास की स्थिति डिपेंड करता है कि कौन सी स्थिति है आपकी, उसी हिसाब से आप वर्ग बनाएंगे। निवास स्थान की अवधि दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, कैसी है। व्यवसाय की प्रकृति, शिक्षा और धर्म, ये जो 7 आधार हैं ये वर्ग निर्माण के प्रमुख आधार हैं जो रॉबर्ट बिरस्टीड ने हमें बताए। ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ग होते थे अपने भारत में अंग्रेजों के समय। सरदार, पादरी, कृषक और भूदास, ये 4 वर्ग होते थे। अनेक विद्वानों ने भारत में वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया है। जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा क्षेत्रीय अध्ययन हुए हैं हमारे यहाँ, और वर्ग व्यवस्था पे भी हुए। बुर्जुआ, भूस्वामी, धनी कृषक, भूमिहीन कृषक और कृषि मजदूर, ये प्रमुख 5 वर्गों का उल्लेख भारत के समाज में मिलता है अध्ययनों के अनुसार। प्रमुखतः भारतीय गांवों में 3 वर्ग पाए जाते हैं। मालिक, जमींदार या साहूकार वर्ग कह लीजिए पहला तो। दूसरा है किसान वर्ग, और तीसरा जो है मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वर्ग। ये ग्रामीण भारत में 3 वर्ग पाए जाते हैं। भारतीय शहरों में अगर देखा जाए सुविधा की दृष्टि से आसान शब्दों में समझने के लिए तो हम 3 वर्ग भारतीय शहरों में मानते हैं। गांव में भी 3 वर्ग हैं और शहरों में भी। शहर में 3 कौन कौन से हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कह लीजिए या श्रमिक वर्ग कह लीजिए, 3 वर्ग पाए जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में ये स्पष्ट है कि समकालीन भारत में नई वर्ग व्यवस्था जन्म ले रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी नए वर्ग पनप रहे हैं, किंतु वहां वर्ग की तुलना में जाति का प्रभाव आज भी अधिक है, और नगरीय क्षेत्रों में वर्ग बढ़ते जा रहे हैं, वहां जाति की अपेक्षा वर्ग का अधिक महत्व है। तो ग्रामीण भारत में जाति और नगरीय भारत में व्यवसाय जो है जाति की सीमाओं को लांघ रही है। तीसरा जो उन्होंने अवधारणा अपनी पुस्तक में बताया था जीएस घुरिये ने, वो है ऑक्युपेशन यानी व्यवसाय। जाति के बारे में आप देख चुके, फिर दूसरा वर्ग और तीसरा उन्होंने बताया था व्यवसाय, ऑक्युपेशन। घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्युपेशन में व्यवसाय के अनेक पक्षों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना की है, और आपने वर्ग व्यवस्था शीर्षक के अंतर्गत लिखा था कि वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त इनकम से होता है। उन्होंने वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा व्यवसायों के आधार पर वर्गों के निर्धारण, निर्माण, उनमें परस्पर उच्चता निम्नता का क्रम, इनमें कालक्रमिक परिवर्तन की व्याख्या की है। तो घुरिये ने व्यवसाय और जाति से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। जाति अपने उद्गम में व्यवसाय नहीं है। 19वीं शताब्दी के लक्षणों में केवल थोड़ा सा बंधन व्यवसाय के संबंध में था। वो प्राचीन काल से अनेक व्यवसाय जाति के अनुसार निश्चित हुए हैं। तो ये व्यवसाय के बारे में घुरिये के विचार थे कि अपनी कास्ट के हिसाब से हम व्यवसाय का चुनाव करते हैं, ये नियम है। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक कट्टर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय था, जिसे त्याग देना जातिगत नियमों के अनुसार अनुचित माना जाता था। हम त्याग नहीं सकते थे अपना व्यवसाय। मोची है, धोबी है, माली है, नाई है, कुम्हार है, ये अपने परंपरागत व्यवसाय करती थी जातियां, त्याग नहीं सकते आप। सामाजिक वरिष्ठता और व्यवसायों की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्मति से योजना भारत के जाति समाज में विद्यमान थी, और पिछली शताब्दी में आकर के पिछली शताब्दी तक व्यवसायों में कृषि को उत्तम माना जाता रहा है। घुरिये इस रूप में लिखते हैं कि व्यवसायों के अंदर कृषि उत्तम है, व्यापार मध्यम है और नौकरी सबसे निकृष्ट है। ये घुरिये के टाइम की बात है, 100 साल पहले की। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज कृषि को आप उत्तम नहीं मानते। व्यापार जरूर मध्यम बना हुआ है, उसी समय भी मध्यम था, लेकिन बिजनेस को कुछ लोग व्यापार को आजकल सबसे ऊपर मानते हैं, कृषि को सबसे नीचे मानते हैं।
और सरकारी नौकरी को भी सबसे ऊपर मानते हैं। तो ये क्रम आधुनिक समय में बदल गया है। घुरिये के अनुसार ये क्रम था। ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद नौकरी के अवसरों में निरंतर वृद्धि होती रही है। व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्यों को ऊंचा मानने का लक्षण उसी प्रकार था जैसे समकालीन ब्रिटेन और अमेरिका में मूल रूप से था। यानी शारीरिक श्रम करने वाले, यानी मेहनत कर किसान और मजदूरों की अपेक्षा आप कार्यालयों के अंदर जो है सफेद पोस्ट नौकरी करने वालों की, क्लर्कों की, बाबुओं की, नौकरशाहों की स्थिति ऊंची मानी जाती है। स्वाभाविक है। अध्ययन का व्यवसाय भारत में सदैव आदरणीय व्यवसाय के रूप में रहा। इंजीनियरिंग और भवन निर्माणकर्ताओं का जो है काम भारत के प्राचीन मध्य युग में हुआ। तो घुरिये ने इस पुस्तक में क्या कहा कि उन व्यवसायों का उल्लेख किया है जो भारतीय समाज में विद्यमान थे और ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए थे। आपके अनुसार व्यवसायों का विकास इंग्लैंड में सामंतवाद के पतन और वाणिज्यवाद के विकास के समय हुआ था। और आपने इंग्लैंड की 1951 की जनगणना में उस व्यावसायिक चित्र का वर्णन किया है जो भारत में जाति से वर्ग के परिवर्तन को समझने में सहायक थी। और घुरिये की मान्यता भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया औद्योगिकरण और प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और व्यवसाय में परिवर्तन को घुरिये ने जो है भारतीय समाज के संदर्भ में स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से घुरिये ने अपनी ये पुस्तक लिखी थी कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन। उसमें अपने सारगर्भित विचार उन्होंने जाति, वर्ग और व्यवसाय इन तीनों अवधारणाओं के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। थैंक यू।